जरा पास आ जाइए। बिल्कुल पास, क्योंकि ये कहानी एक छोटे से गांव की है। एक ऐसे खेत की जिस पर एक प्रेत का साया है। एक ऐसी आत्मा का जो आज भी उस जमीन को अपना मानती है। ये शब्द थे खेत के पुराने चौकीदार कालू के। और यहीं से आप समझिए इस कहानी की शुरुआत होती है। ये पहला संकेत था कि उस जमीन पर कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किसान की, रमेश। वो शहर से आया था और गांव वालों की इन बातों को, मतलब चमेली के खेत के बारे में जो भी अंधविश्वास थे, उन्हें सुनकर हंस देता था। पर उसकी ये बेफिक्री कालू की चिंता को और बढ़ा रही थी। सूरज ढल रहा था, खेत पर एक अजीब सी खामोशी थी, और तभी कीचड़ भरे किनारे पर कालू को कुछ दिखा। कुछ ऐसा जिसे देखकर उसके कदम, आप यकीन मानिए, वहीं के वहीं जम गए। ये निशान, ये किसी जानवर के नहीं थे, किसी इंसान के भी नहीं। तो फिर किसके थे? ये कुछ और ही थे, कुछ ऐसा जो कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। कालू तो गांव का पुराना आदमी था। वो तुरंत पहचान गया, ये उल्टे पांव थे। और गांव की लोक कथाओं में उल्टे पांव का मतलब सिर्फ एक होता है, एक बहुत ही भयानक शगुन। ये संकेत था कि कोई बुरी आत्मा, कोई प्रेत भटक रहा है। अब कालू ने जो समझाया, उसे सुनकर रमेश के भी होश उड़ गए। देखिए, इसका एक सीधा सा हिसाब होता है। अगर निशान बाहर से अंदर की तरफ आते तो इसका मतलब होता कि आत्मा रात को आई और अब जा चुकी है। चलो, खतरा टल गया। पर ये निशान, ये तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे। मतलब साफ था, आत्मा कहीं गई नहीं है, वो अभी भी यहीं है, कहीं आसपास, हमारी ही नजरों से छिपी हुई। रमेश जब घर के लिए निकलने लगा तो कालू ने उसे रोका और आने वाली रात के लिए एक आखिरी और सबसे डरावनी सलाह दी। और वो रात आ ही गई, अमावस्या की काली रात। उसी रात रमेश और उसकी पत्नी सुमन को ये एहसास हुआ कि कालू की चेतावनियां सिर्फ गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां नहीं थीं। खौफ ने घर में धीरे धीरे दस्तक दी। पहले खेत की तरफ से किसी के सिसकने की आवाजें आईं, फिर वो सिसकियां एक पागल बेतहाशा हंसी में बदल गईं, और फिर सब शांत। और तभी खिड़की के शीशे पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक हुई। टक। रमेश ने हिम्मत करके बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। और जैसे ही उसने खिड़की बंद की, वो घर के अंदर आ चुकी थी। अचानक पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया और हवा में सड़ी हुई घास और गीली मिट्टी की एक अजीब सी महक फैल गई। और ठीक उसी पल, जब वो आत्मा घर में अपनी मौजूदगी का पूरा एहसास करा रही थी, रमेश की दादी की आवाज गूंजी। उन्होंने कोई मंत्र, कोई प्रार्थना जोर से चिल्लाई, और उसे सुनते ही वो आत्मा एक दर्द भरी चीख मारकर वापस खेत की तरफ भाग गई। तब दादी ने उस आत्मा का असली सच बताया। वो कोई मामूली भूत नहीं था जो बस भटक रहा हो। नहीं, वो एक शिकारी है, और उसका शिकार करने का एक तय तरीका है, एक जानलेवा समय सीमा। दादी ने बताया कि चमेली का श्राप कैसे काम करता है। पहले दिन वो अपना शिकार चुनती है, फिर अगले 3 दिन वो उसे डराती है, उसे मानसिक तौर पर तोड़ देती है, और अगर चौथे दिन तक वो इंसान गांव छोड़कर नहीं भागा तो वो उसकी जान ले लेती है, उसकी पूरी जीवन शक्ति को सोख लेती है। और तब वो भयानक सच सामने आया। रमेश उस खेत में गया था। इसका मतलब चमेली ने अपना अगला शिकार चुन लिया था, और वो शिकार रमेश था। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी। गांव के बाहर एक उजाड़ कुएं के पास रहने वाली एक अंधी बूढ़ी औरत। कहते हैं वो भविष्य देख सकती थी, और शायद सिर्फ उन्हीं के पास चमेली के अतीत और उसकी ताकत का कोई राज था। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें उस प्रेत की कहानी सुनाई, उसकी असल कहानी। एक जमाने में वो चमेली नाम की एक लड़की थी, और वो रघु नाम के एक किसान से बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन रघु ने उसे धोखा दिया, उसने किसी और से शादी कर ली, और इस धोखे से टूटकर चमेली ने उसी खेत में अपनी जान दे दी, और अपनी आखिरी सांस के साथ उस खेत को हमेशा के लिए श्राप दे दिया। पर बूढ़ी औरत ने एक और खतरनाक बात बताई। चमेली की आत्मा अब सिर्फ बदला नहीं चाहती। नहीं, इतने सालों में उसकी नफरत शक्ति की भूख में बदल गई है।
वो हर शिकार की जान लेकर पहले से और ज्यादा ताकतवर होती जाती है। लेकिन हर बुरी ताकत की कोई न कोई कमजोरी होती है, और चमेली की कमजोरी थी एक तांबे का सिक्का। एक ऐसा सिक्का जो उसके प्यार और नफरत दोनों से जुड़ा था, और वो सिक्का गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफन था। यही वो चीज थी जो उसकी आत्मा को इस दुनिया से बांधे हुए थी। अब रमेश, सुमन और कालू के पास वक्त बहुत कम था। उन्हें पता था कि चमेली की आत्मा उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। ये अब समय के खिलाफ एक दौड़ थी, उस सिक्के को ढूंढने और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने की। वो जैसे ही उस पुरानी पीपल के पेड़ की जड़ें खोदने लगे, आत्मा ने हमला कर दिया। अजीब अजीब फुसफुसाहटें, डरावनी सिसकियां, वो उन्हें रोकने की हर कोशिश कर रही थी। पर तभी कालू के हाथ को मिट्टी में कुछ महसूस हुआ। वो छोटा पुराना तांबे का सिक्का। रमेश ने उसे कसकर पकड़ा और पवित्र तालाब की ओर दौड़ लगा दी। अपनी पूरी ताकत से रमेश ने वो सिक्का पवित्र तालाब के पानी में फेंक दिया, और जैसे ही सिक्के ने पानी को छुआ, छपाक! एक पल में खेत की वो भयावह मौजूदगी, वो ठंडक, वो आवाजें, सब कुछ गायब हो गया। बस एक गहरा सन्नाटा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ बदल चुका था। घर में वो जानलेवा ठंडक नहीं थी, हवा में वो सड़ी हुई गंध नहीं थी। ऐसा लगा जैसे सालों बाद उस जगह ने पहली बार चैन की सांस ली हो। श्राप आखिरकार टूट गया था। चमेली की आत्मा का तो अंत हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। श्राप तो टूट गया, ये सच है, पर क्या कोई ऐसी जगह जहां इतना दर्द, इतनी नफरत दफन हो, क्या वो कभी सच में पूरी तरह पाक हो सकती है, या उस मिट्टी में वो दर्द हमेशा के लिए रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।